हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, जो हम लोग ने टारगेट किया था कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के बारे में, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने 4 फोर्सेस के बारे में स्टडी किया। वी हैव स्टडीड द 4 फोर्सेस इन मैकेनिक्स। जो पहला फोर्स था वो हम लोग ने वेट देखा, वेट के बारे में हम लोग स्टडी किए। सेकेंड फोर्स जो था वो हमारा था नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड जो हमारा था वो था टेंशन। और फोर्थ जो हमारा था वो स्प्रिंग फोर्स था। तो ये 4 फोर्सेस के बारे में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 और फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। और जो सबसे पहला फोर्स होगा इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे वो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में एक जनरल आइडिया डेवलप करेंगे कि बेसिक आइडिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स में कि फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन क्या है। पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, एक सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे। सेकंड, थर्ड हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। और लास्ट में जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ग्राफ, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और फाइनली हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स और एक और जो फोर्स है मैकेनिक्स में उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देंगे, सिंपल इंट्रोडक्शन। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं। और फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या हैं। और फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सो दैट आवर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। सो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। ओके, तो जो प्रीवियस वीडियो हमारा था जिसमें हमने 4 फोर्सेस के बारे में डील किया था, जो सबसे पहला फोर्स था वेट और नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि नॉर्मल रिएक्शन डेवलप कैसे होता है। सो हमने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट व्हेन टू सरफेसेस प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और दोनों एक दूसरे को जब प्रेस करते हैं तो वहां पे जो कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है, जो दोनों सरफेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है और ये फोर्स तब डेवलप होगा जब जब दो सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके ये सरफेस के क्या होता है, ये सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम बोल सकते हैं इट इज दैट component of total contact force which acts parallel to the two surfaces in contact. It opposes, means frictional force oppose करेगा, it opposes the sliding or tendency of sliding between
two surfaces in contact। तो ये कांटेक्ट फोर्स ही होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसी भी सरफेस के क्या लगता है, पैरेलल लगता है। तो ये आपका जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल कांटेक्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या करता है, स्लाइडिंग को अपोज करेगा, या तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को क्या करेगा, अपोज करेगा। If two surfaces in contact have tendency to slide, then the frictional force oppose that tendency of sliding between two surfaces in contact. Or you can say frictional force, the direction of frictional force or the frictional force acts in such a way that it always opposes the tendency of motion, relative motion between two surfaces in कांटेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो बेसिकली आपका होता है, सपोज मैंने यहाँ पे, तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डेवलप होने का कॉज क्या है। तो सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप होता है दो सरफेसेस के पैरेलल, जब दो सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं, तो इसका कॉज को स्टडी करने के लिए हम लोग दो व्यू को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अर्लियर या ओल्ड व्यू में ऐसा माना जाता था कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, बेसिकली कोई भी सरफेस जो होता है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। ओके, द सरफेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, परफेक्टली स्मूथ नहीं होते हैं, इरेगुलरिटीज होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सरफेस इरेगुलर होते हैं। तो इरेगुलरिटी के कारण उसमें क्या होता है कि उसमें वॉइड्स प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन वी प्रेस वन ऑब्जेक्ट्स और व्हेन वी प्रेस वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, दिस irregularities और these voids just interlock between each other। जैसे मैं मान लेता हूँ, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन को अगर आप स्टडी करना चाहें तो इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पहला हम लोग देख सकते हैं ओल्ड व्यू, पहले क्या माना जाता था, फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है, और सेकंड में हम लोग जो स्टडी कर सकते हैं वो हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न व्यू। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू क्या बोलता है कि मेरे पास अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में, सपोज मेरे पास ये दो सरफेसेस हैं, दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस हैं, एक दूसरे को प्रेस किए हुए। मैं अलग अलग से थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, और दोनों के सरफेस क्या है, दोनों के सरफेस कांटेक्ट में इस पॉइंट पे, ओके, इसको मैं 1 मानता हूँ और इसको मैं क्या मानता हूँ 2। तो ये जो सरफेस कांटेक्ट में है दोनों ऑब्जेक्ट का, वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, उसमें क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉइड्स। ये आपके छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो ये आपके वॉइड्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, आप बोल सकते हो बेसिकली, ओके, ये आपके गड्ढे होते हैं, परफेक्टली स्मूथ नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वॉइड्स, ओके, ये आपके वॉइड्स हैं। और जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग प्लेस करते हैं, या एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को जब प्रेस करता है, तो ये जो वॉइड्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं। या आप कह सकते हो जैसे मैंने दो कॉम लिया, तो कॉम में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। जब एक कॉम को दूसरे कॉम के अंदर प्रेस करोगे तो क्या हो जाएंगे, उसके जो टीथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक कर जाएंगे। और जब इंटरलॉक कर जाएंगे तो वो इजिली स्लाइड नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट का अगर ये जो वॉइड्स हैं इंटरलॉक कर जाएंगे, तो बोथ द सरफेस कैन नॉट मूव फ्रीली। अब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, बेसिकली क्या होगा, इनके फ्री मोशन को क्या मिलेगा, एक अपोजिशन मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो हम लोग बोल सकते हैं इंटरलॉकिंग of voids present over the surfaces in contact। जब किसी दो ऑब्जेक्ट के सरफेस या सेम ऑब्जेक्ट के सरफेस
जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें जो वॉइड प्रेजेंट होता है वो वॉइड्स एक दूसरे को इंटरलॉक कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे फ्रीली मूव नहीं कर सकता, एंड दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज द ओल्ड व्यू। बट मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, हम लोग जानते हैं इसको हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोलते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट के सरफेस क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से बना हुआ है, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 मानता हूं, इसको आप ऑब्जेक्ट क्या मानता हूं, 2 मानता हूं। तो बेसिकली क्या होगा, जो इसके एटम्स हैं, मैं मान लेता हूं इसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के, ओके, जितना जल्दी जितना नजदीक में रहोगे, और इसके ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? ये दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर नीचे वाले को ऊपर वाला अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाले को नीचे वाला अट्रैक्ट करेगा, और फिर नीचे वाले को ऊपर वाला अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, बेसिकली इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ कोहेशन, या हम लोग बोलते हैं एडिशन। ओके, cohesive force or adhesive force, the force of attraction between the molecules of same object, or the force of attraction between the molecules of different object is known as force of cohesion and force of adhesion हम लोग बोलते हैं। cohesive force and adhesive force, adhesive force बोलते हैं when the force of attraction is existing between the molecules of different object, and force of cohesion हम लोग बोलते हैं when the force intermolecular forces are attractive due to the molecules, attraction between the molecules of same object, तो उसको हम लोग बोलते हैं force of cohesion। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, and when they will attract each other, these surfaces, the surface of first object and the second object, they will get interlocked, मतलब they cannot move freely, and that is the cause of friction। तो फ्रिक्शन का कॉज को अगर हम लोग स्टडी करना चाहें तो इसके दो व्यू आप देख सकते हो, मॉडर्न व्यू एंड द ओल्ड व्यू, old view and the modern view. According to old view of the cause of friction, when two surfaces in contact, or when one surface is pressing against other surface, the void present on the surface of these two objects get interlocked and they cannot move freely, due to which the frictional force develops between these two surfaces in contact. But according to the modern view of the cause of friction, when we are placing two objects over each other, or when one surface is in contact with the surface of another object, there is intermolecular forces of attraction between the molecules of these two objects. This force is known as adhesive force, and due to this adhesive force they cannot move freely, means the surface cannot move freely। तो ये है आपका cause of friction। अब हम लोग आगे जाके देखेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन के 3 टाइप्स हैं। जो पहला टाइप आप लोग स्टडी करते हैं वो आपका है, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, एक एक करके मैं देखूंगा। सबसे पहले जो हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और थर्ड जो होता है वो होता है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन, ओके। तो इसके नेम से आप एक बेसिक आइडिया डेवलप कर सकते हैं सॉलिड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में। तो सॉलिड फ्रिक्शन बेसिकली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हम लोग एग्जिस्ट करता है, जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे को जब प्रेस करते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन जब फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर पे ग्लाइड करता है, ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, जिसको हम लोग विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, या विस्कोसिटी जिसके कारण आता है, विस्कस फोर्स। फ्लूइड फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि सपोज मैं मान लेता हूँ बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे रिवर का वाटर है,
तो अगर वो लेयर वाइज आपका फ्लो कर रहा है, सपोज ये आपका फर्स्ट लेयर है और मैं मान लेता हूँ ये आपका सेकंड लेयर है वाटर का, बोथ आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। ये आपका मैं मान लेता हूँ लेयर 1 और इसको मैं क्या मानता हूँ लेयर 2। तो ये जो दो आपका लेयर है फ्लूइड का, एक दूसरे पे क्या करता है ग्लाइड, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ ये वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी आगे की तरफ, और इसके रिस्पेक्ट में जो नीचे वाले की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पीछे की तरफ। मींस दे हैव द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, they have the tendency of sliding or they are sliding with respect to each other। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा जस्ट इसके अपोजिट, जो ऊपर वाले सरफेस को पीछे खींचेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। मींस फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करता है वो आपका मैं भी जस्ट में बताया, ये सॉलिड सरफेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है सपोज मैं मान लेता हूँ एक इलास्टिक बॉडी है या ऐसा बॉडी है जिसका शेप एंड साइज को डिफॉर्म कर सकते हो, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं सपोज, क्लियर है। जब इसके शेप को डिफॉर्म किया जाता है, फॉर एग्जांपल लाइक रबर या स्टील भी, सपोज मैंने इसको खींचा फोर्स लगा के या इसको कंप्रेस किया, तो जब आपको इसको स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तो इसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो भी क्या करेंगे, अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे, या तो वो एक दूसरे से सेपरेट करेंगे या तो वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या करेगा, एक इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप होगा जो कि उसको अपोज करेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ जिसके कारण इसका शेप क्या कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स इस फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। अगेन सॉलिड फ्रिक्शन को हम लोग 3 कैटेगरीज में स्टडी करते हैं, जो कि मैकेनिक्स में भी हम लोग को भी स्टडी करना है। हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो सॉलिड फ्रिक्शन पे होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे और इंटरनल फ्रिक्शन अभी हम लोग मैकेनिक्स में नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली हमारा जो मेन कंसर्न है मैकेनिक्स में भी जो स्टडी करने का, वो हमारा है सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में। तो सॉलिड फ्रिक्शन को बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स में ही डिवाइड करते हैं, बट मैं आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 3 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकंड जो आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ओके। सो बेसिकली ये 2 आपके टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। बट हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग केस भी पढ़ते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप याद रख सकते हो कि आपके जो ड्राई फ्रिक्शन के टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं मेनली। आपका फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और थर्ड आपका क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुके, चूंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, अभी हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगेन डायनामिक फ्रिक्शन को हम लोग 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। मोशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं जनरली, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, ओके। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आप बोल सकते हो और रोलिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मेनली डिवीजन है आपके किसके, फ्रिक्शन के। आप क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो फ्रिक्शन के जनरली कितने टाइप्स होते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, जब 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेसेस एक दूसरे को जब प्रेस कर रहे हैं तो दोनों सरफेस के पैरेलल जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स opposes the tendency of relative motion between 2 surfaces in contact। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ये हमेशा 2 सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनकी टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। नेक्स्ट हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली हम लोग फ्लूइड्स में पढ़ते हैं। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस। सो लिक्विड एंड गैसेस जब लेयर वाइज फ्लो कर रहे हैं, व्हेन one layer of fluid is gliding or sliding over other layer of the fluid, then one force will be developed that is known as fluid friction,
ओके। और इस फ्लूइड फ्रिक्शन का वहां पे नाम जो होता है विस्कस फोर्स, इसको हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, या विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। उसके बाद होता है इंटरनल फोर्सेस। सो इंटरनल फ्रिक्शन, सो इंटरनल फोर्स इज डेवलप्ड और इंटरनल फ्रिक्शन इज डेवलप्ड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट or when the shape of any object is deformed or when the object is deformed under the force. When the object is deformed under the force, the molecules or the atoms of that object are under stress and they develop some internal force which will resist that external deforming force. That force is known as internal friction. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Internal friction. Now coming back to the solid friction. तो बेसिकली मैंने बताया जो हमारा मेन कंसर्न है स्टडी का यहाँ पे, वो है सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में। तो सॉलिड फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? सॉलिड फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड आपका होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम लोग एक एक करके इस सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आप कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो और यहाँ पे हम लोग लॉ भी देखेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मींस रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस जो एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। बट इफ द सरफेसेस आर नॉट मूविंग बट देयर मस्ट बी अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। ऑब्जेक्ट मूव करे या नहीं करे, रेस्ट में तो रहेगा ही स्टैटिक फ्रिक्शन में, लेकिन उन लोगों के बीच टेंडेंसी होनी चाहिए ऑफ स्लाइडिंग। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैं मान लेता हूं ये आपका एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने एक सरफेस पे रख दिया। ओके, ये सरफेस ऑलरेडी रेस्ट पे और ये भी अभी रेस्ट पे। क्लियर है? मैं मान लेता हूं ये वाला सरफेस है ब्लॉक का। बट इफ दे डोंट हैव द टेंडेंसी टू स्लाइड, रेस्ट पे, तो आप नहीं कर सकते हो कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, सपोज मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, जब मैं इस फोर्स को अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में, देन देयर विल बी अ टेंडेंसी। सपोज फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है ये सफिशिएंट नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करा दे, बट इट कैन, बिकॉज फोर्स कैन ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये फोर्स क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से किस में लाना चाहेगा? मोशन में। मींस व्हाट टेंडेंसी विल बी डेवलप्ड, और जब टेंडेंसी डेवलप होगा तभी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, या सिंपली आप याद रख सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब डेवलप होगा? व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट have the tendency to move but they are not moving actually. Okay, और ये static friction किस में होगा? रेस्ट में होगा। तो सबसे पहले अगर मैं static friction का ये static friction हो गया, आपका किस में होगा? रेस्ट में। when two surfaces in contact have tendency of relative motion. Okay, they are not moving but they have a tendency of relative motion. तो जो फोर्स डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रख सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में? स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब जैसे जैसे आप फोर्स को अप्लाई करोगे एक्सटर्नल फोर्स बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल आल्सो इंक्रीज और चेंज। मींस it will depend upon the applied force, कि आप applied force कितना लगा रहे हो उसी पे आपका डिपेंड करेगा static friction। और static friction का जो maximum value होता है उसको भी हमने क्या बताया? उसको हम लोग बोलते हैं limiting friction। maximum value of static friction is known as limiting friction। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहीं पे हम लोग एक लॉ भी देख लेंगे, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉ क्या है। तो सेकंड में आप सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, सपोज मैं इसको FL से डिनोट करता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में यहीं से डेवलप करते हैं। सो आप कह सकते हो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, इस कांस्टेंट का नाम है म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस आपका क्या है, म्यू एस एक आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as coefficient of static friction, coefficient of static friction, इसी को हम लोग बोलते हैं coefficient of static friction। और ये जो μs है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, μs is equal to FL divided by n। ये दोनों चूंकि फोर्स का रेशियो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो फोर्स। सो आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। एक चीज और आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में, म्यूएस जो होता है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। ये सरफेस कैसा है, सरफेस हार्ड है या आपका सरफेस स्पॉन्जी है या आपका सरफेस स्मूथ है या सरफेस रफ है। सो द म्यूएस, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, the coefficient of static friction depends upon the nature of surface in contact। जब दो ऑब्जेक्ट के सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं and they have the tendency to slide, they are not sliding but they have the tendency to slide, then static friction will develop which will oppose that tendency of sliding, okay, and this static friction is parallel to the surfaces in contact। Now maximum value of static friction is known as limiting friction, okay। So limiting friction, the magnitude of limiting friction is directly proportional to the normal reaction। तो आप अगर इसको आप लिखना चाहो तो FL is equal to mu s into n। एक ये आपका इंपॉर्टेंट केस है। अगर मैं जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन को FS से डिनोट करता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हो, FL। तो ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा या तो इससे क्या होगा, लेस। स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो या तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन का ले लूंगा तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, इससे लेस ही होगा, इससे ज्यादा वैल्यू को अटेंड नहीं कर सकता है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं FS will be always less than or equal to FL, or you can write down static friction FS is always less than mu s into n। क्लियर है। तो ये जो आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और ये आपका दो एक्सप्रेशन आप हमेशा याद रख सकते हैं। क्लियर है ना, जैसे जैसे n चेंज करेगा वैसे वैसे FS भी चेंज करेगा। ओके, यहाँ पे FL क्या है, FL is equal to mu s into n। ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिया है। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप याद रख सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन जो हम लोग बोलते हैं। FK से अगर मैं डिनोट करता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन को, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। क्लियर है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे काइनेटिक का मतलब मैं बोल सकता हूँ मोशन। ओके, मोशन नहीं, बेसिकली रिलेटिव मोशन की हम लोग बात करते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस जब एक्चुअली में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, और वी कैन से व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आर इन रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट are sliding with respect to each other, then one force will be developed between these two surfaces in contact which will oppose this relative motion between the surfaces। That force is known as kinetic friction। इसी force को हम लोग क्या बोलते हैं, kinetic force, kinetic friction। okay, so kinetic friction क्या होता है, it will exist when two
अब दूसरा पॉइंट क्या है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में। अगर Fk से मैं अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन का, देन मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे तो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं म्यू के इनटू एन। अगेन म्यू के क्या है आपका, म्यू के आपका है अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। और ये जो आपका थर्ड होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मोशन, वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन or whether it object is in retarded motion or the object is moving with constant velocity. The magnitude of kinetic friction is independent of the type of the motion. Clear है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हमेशा याद रखना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जस्ट लीव अबाउट द टाइप ऑफ मोशन कि एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन है या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। In all the cases, if the surface is same, the magnitude of kinetic friction will be a constant. That is a major difference between the static friction and kinetic friction. The magnitude of limiting friction, the magnitude of static friction is changing. It will depend upon the applied force, magnitude of the applied force. We will see it later. But the magnitude of kinetic friction, it is always constant. Okay? तो ये basic idea आप develop कर सकते हो। इस सारे पॉइंट के बाद अब दो ही चीज याद रख सकते हो। पहला आप क्या याद रख सकते हो, ये 3 पॉइंट्स अभी तक हम लोग देखें। फर्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन आप रख सकते हो। अगर मैं सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं देन FS विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की मैं बात करता हूं तो Fk will be equal to how much? It will be equal to mu k into n. n आपका नॉर्मल रिएक्शन है और mu s और mu k क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 3 आपके जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं उनको आप याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं एक ग्राफ के बीच। क्लियर है, मैं एनालाइज करूंगा एक मोशन को, एक ब्लॉक के मोशन को ऑन द रफ सरफेस और रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। क्लियर है, ये मैंने एक रफ सरफेस लिया और इस रफ सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक को लिया। ये आपका ब्लॉक है, सपोज मैं मान लेता हूँ ये आपका एक ब्लॉक है, दिस इज वन ब्लॉक। ओके, इसके मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका ब्लॉक है और साथ में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये आपका ग्राफ, एक्स एक्सिस में मैं सपोज अप्लाइड फोर्स रखा और वाई एक्सिस में सपोज मैंने फ्रिक्शनल फोर्स रखा या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स वाई एक्सिस में। क्लियर है। अभी मैंने क्या किया कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका ग्राउंड में मान लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया, इधर मैंने रखा अप्लाइड फोर्स। क्या रखा, अप्लाइड फोर्स। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों भी रेस्ट में, दोनों सरफेसेस जो हैं, ये जो आपका ग्राउंड है, ये जो ब्लॉक का सरफेस है, ये दोनों किस में है, ये दोनों भी रेस्ट में। अप्लाइड फोर्स और इधर मैं देखता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया है। सपोज मैंने अभी जीरो फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक में। जीरो फोर्स जब मैं अप्लाई किया हूँ इसका मतलब क्या है, नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू करेगा अपने ओरिजिनल स्टेट में, मतलब जैसे था वैसे रहेगा। एंड इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स टू दिस ब्लॉक देयर विल बी नो एनी टेंडेंसी टू मूव। अगर आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे ही नहीं तो क्या टेंडेंसी डेवलप होगा इस ब्लॉक में मूव करने की? देयर विल बी नो एनी टेंडेंसी टू मूव।
इफ देयर विल बी नो एनी टेंडेंसी टू मूव, तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. When the frictional force will exist, the frictional force will exist only when two surfaces in contact have the tendency to move. जब दो surfaces contact में होते हैं और उनमें एक tendency हो move करने की, तभी आपका क्या होगा, frictional force develop करेगा. And the tendency can be developed between two surfaces in contact only by applying an external force. हम लोग tendency कैसे develop कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करा सकते हैं, ओनली बाय मीन्स ऑफ अप्लाइंग सम फोर्स. सो हमने फोर्स अभी अप्लाई ही नहीं किया है, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा? नहीं, मींस देयर इज नो एनी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप. ओके, तो हमने अभी क्या रखा, फ्रिक्शनल फोर्स 0. अब हमने क्या किया, इस पे अप्लाइड फोर्स बढ़ाया. सबसे पहले मैं इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. सपोज मैंने अप्लाई किया 0.1 न्यूटन. कितना अप्लाई किया? 0.1 न्यूटन. क्लियर है? But this 0.1 Newton is not sufficient to move this block over this ground. लेकिन ये जो आपका 0.1 न्यूटन है वो इतना सफिशिएंट नहीं है. जस्ट मैंने एज्यूम कर रहा है, एजम्पशन में ले रहा हूँ. ये 0.1 न्यूटन इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस ब्लॉक को मूव करता है. मतलब ऑब्जेक्ट इज स्टिल नॉट मूविंग, मतलब ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर रहा है, बट एज सुन एज यू विल अप्लाई दिस 0.1 न्यूटन फोर्स, देयर विल बी अ टेंडेंसी टू मूव. जैसे आप ये 0.1 न्यूटन अप्लाई करोगे फोर्स, देयर विल बी अ टेंडेंसी टू मूव दिस ब्लॉक टुवर्ड्स द राइट. ये जो आपका ब्लॉक होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा? टुवर्ड्स द राइट. एंड वंस दैट टेंडेंसी विल डेवलप, ये तो ऑलरेडी मैं रेस्ट पे माना हूं, फोर्स तो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहा हूं, तो इसका सरफेस जो कांटेक्ट में है ये आगे की तरफ मूव करना चाहेगा. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस सरफेस के पैरेलल ही क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप होगा. और कितना डेवलप होगा? जितना आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है. कितना होगा? 0.1, बिकॉज स्टिल द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. सो इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका 0.1 न्यूटन इधर से अप्लाई कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में भी कितना होना चाहिए? 0.1 न्यूटन. सो अगर आप अप्लाइड फोर्स 0.1 न्यूटन है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा? 0.1 न्यूटन. अब मैंने थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया. क्या किया? बढ़ाया. अब मैंने इसको क्या कर दिया? 0.2 न्यूटन. मैंने कितना कर दिया? 0.2 न्यूटन. Now the force applied on this block is increased to 0.2 Newton, but still this 0.2 Newton force is not sufficient to make this object to move over this ground. लेकिन ये फोर्स अभी भी सफिशिएंट नहीं है कि इस ब्लॉक को मूव करा सके. क्लियर है? But since we are applying a force of 0.2 Newton on this block, लेकिन अभी भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 0.2 न्यूटन का इस ब्लॉक पे, तो इस ब्लॉक पे कौन सी टेंडेंसी डेवलप होगी? इस ऑब्जेक्ट में क्या होगी? एक टेंडेंसी डेवलप होगी मूव करने की, बिकॉज अ फोर्स ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ये फोर्स ट्राई करेगा कि इसको मोशन में लाए. क्लियर है? तो अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करेगा? बढ़ेगा. अगर ये 0.2 न्यूटन है तो इक्विलिब्रियम करने के लिए मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होना चाहिए? 0.2 न्यूटन. इस तरह मैंने फोर्स को बढ़ाया. क्लियर है? सपोज मैंने 0.5 न्यूटन किया. कितना किया? 0.5 न्यूटन. स्टिल द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ है, उसका भी वैल्यू कितना होगा? 0.5 न्यूटन इक्विलिब्रियम के लिए. अब मैंने क्या किया? जैसे ही मैंने 0.5 न्यूटन से थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, सपोज मैंने इसको कर दिया 0.51. Now the applied force is suppose 0.51 न्यूटन. और अब ये फोर्स क्या हो गया कि सफिशिएंट हो गया. और जैसे मैंने 0.51 न्यूटन लगाया, ये ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर दिया? स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया. स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है? ये जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया है? कम. बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, मींस इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रहा होगा? कम. But still the frictional force is existing because this object ground is in the state of rest and this object is sliding. मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के जो कांटेक्ट में है, now they have the relative motion between them. लेकिन फोर्स क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज कर जाएगा. अभी फ्रिक्शनल फोर्स 0.5 था, सपोज मैं डिक्रीज करके मैं मान लेता हूँ कितना हो गया? 0.4 न्यूटन, या मैं मान लेता हूँ 0.5 न्यूटन. ओके, अब आगे आप फोर्स बढ़ाते जाओ. सपोज आप 0.56 कर दो,
ये आप 0.6 कर दो, ये फ्रिक्शनल फोर्स अब कांस्टेंट ही रहेगा 0.5 न्यूटन। एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया आपका क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो आप क्या देखोगे, जब आपने अप्लाइड फोर्स 0 लगाया, सपोज इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है और इस डायरेक्शन में आपका क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, जस्ट आई एम टेकिंग ये आपका 0, ये मैं मान लेता हूँ 0.1, 0.2, 0.3 लाइक दिस, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह करके मैं जा रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि डायरेक्टली आपका जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं 5 तक ले जाता हूँ। क्लियर, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है यहाँ तक अप्लाइड फोर्स का। लेकिन मैं जैसे ही 0.5 के थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ अप्लाइड फोर्स, आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के बाद ये क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। क्लियर है, तो ये आपका ग्राफ आएगा और ये जो आपका एंगल आएगा, ये जो आपका एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब लिनियरली वैरी करेगा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस पॉइंट तक ये जो आपका हुआ, जो टॉप आपका दिख रहा है यहाँ तक, ये आपका स्टैटिक कंडीशन में है और ये आपका क्या है, डायनेमिक कंडीशन। ओके, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इस केस में, ये जो आपको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FL। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। इस ग्राफ से आप एक ही चीज इंटरप्रेट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट जब आपका, या कुछ पॉइंट्स आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उस समय जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा तो सडनली फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज, और डिक्रीज करने के बाद वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। ग्राफ हम लोग देखेंगे तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे, वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा आपका जो है वो है आपका एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर, इसको सपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं और सपोज एंगल ऑफ रिपोज को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो सपोज मैं मान लेता हूं मेरे पास दो सरफेसेस कांटेक्ट में है। ओके, ये मैं ग्राउंड में मान लेता हूं और मेरे पास सपोज एक ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मैं मास मान लेता हूं m। मास कितना मान लेता हूं, m। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो, सपोज ये रेस्ट में है, अभी क्या है, दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्ट में है। तो सबसे पहला फोर्स जो होगा इस ऑब्जेक्ट का वो होगा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg में लिख सकता हूं। क्लियर है, जो कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे लगा रहा है तो ग्राउंड भी इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, n। सपोज ये ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है स्लाइड करने की, मैं मान लेता हूँ अप्लाइड फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। सपोज ये आपका डायरेक्शन है अप्लाइड फोर्स का टुवर्ड्स द राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ डेवलप होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इस सरफेस के क्या होगा, पैरेलल। लेकिन मैं यहाँ से भी मैं डिनोट करता हूँ, सेंटर ऑफ मास पैरेलली शिफ्ट करके मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स, मैं मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में ले सकता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनल फोर्स है FL। क्या है ये आपका FL, सपोज मैं मान लेता हूँ इस फ्रिक्शनल फोर्स को मैं मान लेता हूँ FL। क्लियर है, अब हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं दो फोर्स का। सपोज मैं दो फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन लूं और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स लूं, तो ये दोनों का रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड करोगे। ये दोनों का रिजल्टेंट या इधर आप ट्राइंगल लॉ से फाइंड कर सकते हो या पैरेललोग्राम लॉ से फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर ये दोनों वेक्टर
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका एक वेक्टर n है नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। एक वेक्टर आपका नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा वेक्टर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इस पैरेललोग्राम का। तो ये जो डायगोनल होगा, जो आपका क्या होगा, ये जो आपका डायगोनल दिख रहा है, ये जो डायगोनल, वो ये दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। ये आपका क्या बताएगा, रिजल्टेंट R। क्लियर है? तो ये रिजल्टेंट R क्या है, R इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन N एंड फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। क्लियर है? अब ये जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा। थीटा हियर इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मेरे ख्याल से इस डायग्राम से आपको अब ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, ये किसके बीच एंगल है, ये आपका एंगल है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट, R मींस रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सो हाउ वी कैन डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखो, थीटा के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं tan ऑफ थीटा कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास tan ऑफ थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये साइड इसके पैरेलल है, तो मैं बोलूंगा FL, और बेस आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, FL बाय नॉर्मल रिएक्शन। ना अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था tan थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, μs into n डिवाइडेड बाय क्या होगा, n कैंसल आउट, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, μs। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से आपको पता चला, tan थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं? सपोज मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, क्लियर, इंक्लाइन प्लेन। सपोज मैं मान लेता हूं सबसे पहले ये आपका सरफेस था, एक सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा हुआ है, यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, ब्लॉक, अभी रेस्ट में, क्या है, रेस्ट में। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को फिक्स करके, इस सपोज मैं मान लेता हूँ एक प्लैंक है, प्लैंक ही रखा हुआ है, तख्ता जिसको आप बोलते हैं, एक प्लैंक रखा हुआ है, इस प्लैंक के एक एंड को फिक्स रखो और दूसरे एंड को उठाओ, उठाते जाओगे, कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस ऑब्जेक्ट को आप कितना वर्टिकली लिफ्ट कर सकते हो अप द प्लेन विदाउट स्लाइडिंग, मैक्सिमम कितने एंगल तक इसको आप लिफ्ट कर सकते हो विदाउट स्लाइडिंग, इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ओके, ये जो आपका एंगल होगा अल्फा, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है? इनिशियली मैं क्या बताया था कि ये जो आपका ब्लॉक था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। अब मैंने क्या किया कि इसको धीरे धीरे ऊपर उठाया, और जैसे जैसे ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, कभी ना कभी एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड। तो मैं कितना मैक्सिमम एंगल इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लिफ्ट कर सकता हूं विदाउट स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। अब ये अल्फा को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, अगर इसका मास m है तो सबसे पहले वेट इसका होगा, किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर जाएगा बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा ना। अब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर है स्लाइड करने की, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली इसकी टेंडेंसी किधर होगी, डाउन। अगर आप कंपोनेंट लेना चाहते हो, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, वापस ये कितना हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो आपका वेट का दो कंपोनेंट आप ले सकते हो, ये जो आपका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg cos अल्फा, और इसके पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg sin अल्फा। तो इस mg sin अल्फा कंपोनेंट के कारण, वेट के कारण, ये ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है वो स्लाइड करने की, वो किधर होगी, नीचे। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, जैसे इसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स Fl। आया ना, बहुत ही सिंपल है, ये आपका है। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ
वर्टिकल डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, अभी चूंकि इक्विलिब्रियम है ये पूरा सिस्टम, तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा mg cos अल्फा को, mg cos अल्फा, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। और ये mg sin अल्फा इधर कर रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है, तो mg sin अल्फा को कौन बैलेंस किया हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो मैं बोल सकता हूं FL इज इक्वल टू mg sin अल्फा। अगर ये आप दोनों को डिवाइड करोगे 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आप क्या कर सकते हो, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपका हो जाएगा FL बाय n इज इक्वल टू mg sin अल्फा बाय mg cos अल्फा। तो mg mg आपका क्या हो जाएगा, कैंसल, f sin अल्फा बाय cos अल्फा को क्या बोलेंगे, tan अल्फा, और FL का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करोगे तो μs into n डिवाइडेड बाय n, n कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू μs। इसका मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू μs। और इस दोनों इक्वेशन को अगर आप देखना चाहो तो μs tan थीटा के इक्वल है और μs tan अल्फा के इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अल्फा, मींस एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो एक आपका बेसिक आइडिया है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको याद रख पाओगे तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आगे हम लोग चलते हैं इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग एक क्वेश्चन देख लें तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, थोड़ा सा स्टैटिक और डायनेमिक का। तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं आगे वाली फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं, सिंपल सा प्रॉब्लम आप लिख सकते हो। एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं, सब लोग देखेंगे इस प्रॉब्लम को। एक सिंपल प्रॉब्लम मैं लेने की कोशिश करूंगा कि हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। ओके, मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मैं प्रॉब्लम लेता हूं, एक क्वेश्चन, मेरे पास एक ब्लॉक है और एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। वन ब्लॉक इज रेस्टिंग ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, म्यूएस और म्यू की दिया हुआ है, म्यूएस और म्यू की आपको दिया हुआ है। म्यूएस का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 और इसका दिया हुआ है 0.15। 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हो। और मैं क्वेश्चन को पढ़ते रहा हूं। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन, 1.96 न्यूटन एंड 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स if a horizontal force A F is equal to 1 Newton, B F is equal to 1.96 Newton and C F is equal to 2.5 Newton is applied on the ब्लॉक। मास दिया हुआ ब्लॉक का 1 kg। क्लियर? तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1.96 न्यूटन, 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो सबसे पहला इस डायरेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तो इस सरफेस के अलोंग में ही आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कैपिटल F में मान लेता हूं, इस डायरेक्शन में, देन व्हाट आई कैन से, द ऑब्जेक्ट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द राइट। और जब ऑब्जेक्ट मूव करना भी स्टार्ट कर देगा तो टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा। और अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में होगा ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो mg इसका नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। और n इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, n इज इक्वल टू mg। सबसे पहले मैं ये निकाल सकता हूँ, m का वैल्यू कितना 1, g का वैल्यू अगर 9.8 लो तो आपका हो जाएगा
9.8 न्यूटन। अगर 10 लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन में कैलकुलेट कर लिया। अब मैं नॉर्मल रिएक्शन क्यों कैलकुलेट किया हूँ, अगर नॉर्मल रिएक्शन में अगर कैलकुलेट कर लिया हूँ तो मैं ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, एफएल का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ म्यू एस कितना है 0.2 और एन कितना है, एन मैं ये वाला वैल्यू लेता हूँ 9.8 ही लेता हूँ इंटू 9.8। क्लियर है, मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 8 इंटू 2, 8 2 जार 16, 1 9 इंटू 2 18, एक 19 1.96 न्यूटन, इतना आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का। दूसरा हम लोग देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। एफ के कितना है मेरे पास म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना दिया हुआ है 0.15 और इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, म्यू के जो मेरे पास आएगा वो आएगा आपके पास एफ मैक्स, ओ ये भी मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ क्या, यस 1.47 न्यूटन। ये आपका कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आएगा 1.47 न्यूटन। क्लियर है, ये दोनों वैल्यू का मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहला केस में देखता हूँ ए वाला, सबसे फर्स्ट हम लोग केस क्या देखेंगे फर्स्ट वाला केस में। अब देखो मेरे पास जो स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है 1.96 न्यूटन। कितना है 1.96 न्यूटन है ना। और देखो आप फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो 1 न्यूटन, मतलब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो मैक्सिमम वैल्यू से क्या अप्लाई कर रहे हो लेस अप्लाई कर रहे हो। तो अब मैं अभी जब ग्राफ में बताया था मैं क्या बताया था, मैं बताया था कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जो जितना आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही आपका क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स अभी आपने कितना अप्लाई किया है 1 न्यूटन, बट दिस अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द मैक्सिमम फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा ए का जो आपका आंसर होगा वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर क्या होगा एफ एस विल बी इक्वल टू कितना होगा 1 न्यूटन वाला आंसर ऐसे ही आ गया। दूसरा केस हम लोग देखेंगे कितना दिया हुआ है 1.96 और मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 1.96। तो इस केस में भी क्या करेगा ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है, तो अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 1.96 न्यूटन होगा ना। तो थर्ड में आपका है 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन ये जो आपका फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है ज्यादा, मतलब अप्लाइड फोर्स अब स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या कर चुका है बढ़ चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा मोशन में। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होगा एफ के। तो एफ के विल बी इक्वल टू कितना हो गया 1.47 न्यूटन। ये आपके आंसर हो गया। ये मैंने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपको सिंपली एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, if the applied force is less than the maximum value of a static friction then applied force will be equal to the frictional force। मैंने बताया था ना स्टैटिक कंडीशन में अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है सेम होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, फ्रिक्शन क्या हो गया होगा फ्रिक्शन डिक्रीज कर चुका होगा। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, ये आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में एक कंप्लीट आइडिया हम लोग डेवलप कर लिए। अब जो आपका नेक्स्ट और लास्ट फोर्स जो मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं वो है आपका सूडो फोर्स। वो आपका क्या है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फिक्टिशियस भी फोर्स बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स, या इसको आप वर्चुअल फोर्स भी बोल सकते हो, और इसको आप क्या बोल सकते हैं इमेजिनरी फोर्स। तो एक्चुअली ये रियल फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है सूडो फोर्स। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं फ्रेम की मैं बात करता हूं, ये जो आपका पर्सन है वो ऐसे फ्रेम में आपका, मैं इसके मोशन को एनालाइज कर रहा हूं जो ऑलरेडी स्लेटेड फ्रेम में,
तो ऐसे केसेस में क्या होगा ना कि आप जैसे आप पढ़े होगे कि अगर एक बस सडनली स्टार्ट करता है तो ऑब्जेक्ट किधर लीन करता है, बैकवर्ड, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसके मोशन को अगर आपको एनालाइज करना है तो अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे अलर्ट करोगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यहाँ पे वैलिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज ये फ्रेम, ये जो बस है वो एक्सेलरेशन 1 से राइट की तरफ जा रहा है, तो उतना ही हम लोग एक्सेलरेशन इस आदमी को दे देते हैं। कितना देंगे? जस्ट इसके अपोजिट। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? m इंटू ए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का। तो सूडो फोर्स इज अ फिक्टिशियस फोर्स whose magnitude is equal to m into a, जहां पे a क्या है? a is the acceleration of the frame, ओके। और इसका जो डायरेक्शन होगा सूडो फोर्स का वो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये आपका कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं मान लेता हूं, एक और एग्जांपल आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आप सिंपल याद रख सकते हो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मोशन को हम लोग ऐसे फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं जो फ्रेम रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता हो, तो वैसे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अदरवाइज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो होगा नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। तो अगर मैं मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसको हम लोग वैलिड कैसे बना सकते हैं? उसको हम लोग वैलिड बना सकते हैं फोर्स को इंट्रोड्यूस करके। उस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि सपोज मेरे पास एक कार है या बस है, क्लियर है ना? अब क्या है कि मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इसके सीलिंग से सपोज मैं मान लेता हूँ एक पेंडुलम लगा हुआ है। अभी ये जैसे देख रहा है, ये आपका रेस्ट में, इसमें कार रेस्ट में, कार एट रेस्ट, क्लियर? ये आदमी देख रहा है कि ये जो आपका है पेंडुलम वो वर्टिकली क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। अब मैं मान लेता हूँ कार क्या कर रहा है? नेक्स्ट केस में मान लेता हूँ ये कार क्या कर लिया? एक्सेलरेट कर लिया। कार क्या कर गया? ये एक्सेलरेट कर गया, क्लियर है? और जब कार एक्सेलरेट कर जाएगा तो ये जो पर्सन यहाँ पे है कॉर्नर पे जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है इसके मोशन को, वो देखेगा कि ये जो आपका है ना वो किधर डिफ्लेक्ट कर गया? ये टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर गया, क्लियर है? तो इसको स्टेशनरी बनाने के लिए, चूंकि ऑब्वियसली मैं अगर अंदर में देखूं तो मैं देखूंगा कि ये ऑलरेडी क्या है, जो पूरा का पूरा अंदर में बाहर से आदमी को दिखेगा ना, ये पूरा का पूरा जो अंदर में सिस्टम है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। ये पर्सन जो है इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ इक्विलिब्रियम है, ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो कार पे लग रहा है, इसके अंदर में नहीं लग रहा है। तो इसको हम लोग को मैं मान लेता हूं जो लेफ्ट आया है इसको वैलिड करने के लिए, ये आपके राइट की तरफ हुआ है ना, राइट की तरफ मूव कर रहा है फ्रेम, तो बेसिकली लेफ्ट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट किया? क्योंकि इस पे एक फिक्टिशियस फोर्स लगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस फिक्टिशियस फोर्स का नाम क्या है? सूडो फोर्स। और इसका वैल्यू कितना होगा? मास इन टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर इस बॉब का मास m है तो सूडो फोर्स कितना लगेगा? m into a। डायरेक्शन क्या लगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो इसका क्या हुआ? लेफ्ट की तरफ। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है सूडो फोर्स के बारे में। तो होपफुली आपको ये एक आइडिया आ गया होगा दो फोर्सेस के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स और सूडो फोर्स के बारे में। और भी अगर इसको आइडिया को क्लियर करना है तो हमें प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स लगाने पड़ेंगे, और जब आप प्रॉब्लम्स लगाओगे तभी आप इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से सीख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं, या हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग प्रीवियस दो वीडियो में हम लोग ने स्टडी किया वो कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, और सारे फोर्सेस को हम लोग कवर किया। बेसिकली हम लोग ने 6 फोर्सेस को कवर किया: वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, देन स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड सूडो फोर्स। तो आपका क्या होगा कि हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स देखने से पहले हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स करने के ही बाद हमारा सारे फोर्सेस के बारे में एक कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होगा, और हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स में, और हम लोग सारे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, और आप इसको फिर रिवाइज कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या और देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं।